हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो आज जो है हम लोग बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई का एग्ज़ाम हुआ था, असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 के अंदर जिसके अंदर जो पैटर्न था एक्चुअली 6 पेपर थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, आपका जीएस और जनरल इंजीनियरिंग और जो ट्रेड रिलेटेड है, सिविल मैकेनिकल या जो भी ट्रेड के वैकेंसीज थी उससे रिलेटेड जो पेपर्स थे, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं इसके अंदर, 1 आवर ईच एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसके अंदर जनरल स्टडीज़ का जो पेपर था आपका, ठीक है, 2018 के अंदर जीएस का जो पेपर था, वो पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जीएस का पेपर है आपका 2018 के अंदर जो हुआ था, ठीक है। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ये 2017 का एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। तो उस पेपर का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स आपको पता लग जाएं और अगर जो इन चीज़ों से रिलेटेड दोबारा कहीं क्वेश्चन आपको टकराए तो उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टू मच टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क कंट्रीज, ठीक है। तो शार्क कंट्रीज का ये क्वेश्चन है। इससे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या होता है। कि शार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, काठमांडू में, काठमांडू के अंदर है, ठीक है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। इनिशियली जब ये शार्क की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर जो इसकी मेंबर कंट्रीज थी वो थी 7 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। और वो 7 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी थी? वो थी आपकी पहली थी कि मालदीव्स, मालदीव्स के साथ में भूटान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप बनाया था शार्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा है, नेपाल, पाकिस्तान, आपका श्रीलंका है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ शार्क कंट्रीज, ठीक है। बट 2007 के अंदर अफगानिस्तान जो है एज अ मेंबर बना शार्क कंट्रीज का, तो ये 8th मेंबर हो गया शार्क कंट्रीज में, ठीक है। ये तो हो गई मेंबर्स की बात। इसके साथ में जो शार्क मेंबर्स हैं, इनके लिए 9 ऑब्जर्वर भी रहे हैं, ठीक है। 9 ऑब्जर्वर हैं शार्क कंट्रीज के। वो कौन कौन से हैं ऑब्जर्वर के भी नाम कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी जान लीजिए। तो पहला ऑब्जर्वर है आपका चाइना, यूएसए, म्यांमार, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशियस एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये 9 कंट्रीज हैं, ठीक है। 9 कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर का काम करती हैं शार्क में, ठीक है। और 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, ठीक है। देखिए ईरान जो था, ये वाला ईरान, ईरान जो है आपका, ईरान जो है वो शार्क का मेंबर नहीं है, वो ऑब्जर्वर कंट्री है, क्लियर, ठीक है। और ये जो शार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके इसके लिए कई सारे फंक्शन जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टूरिज्म को डेवलप करना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करना, इन्वायरमेंटल डिजास्टर में एक दूसरे की सहायता करना, मतलब कहीं पर जैसे नेपाल में भूकंप आ गया तो पूरे देश के शार्क कंट्रीज मिलकर उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल ट्रेड को बढ़ाना, सोशल इश्यूज को ओवरकम कर लेना, ठीक है। एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंज, एनर्जी ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, इन कई सारे मुद्दों पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें, अगर नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है लोकसभा के अंदर कितनी होती है, ठीक है। वो एक्चुअली इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको रेडी रख, थोड़ा डार्किश रख लेते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है? जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है लोकसभा के अंदर 552, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, 552 है, ठीक है। और इसकी किस बारे में, मतलब कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है, वो है आर्टिकल नंबर आपका 81, ठीक है। 81 जो आर्टिकल है उसके अंदर बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है प्रेजेंट टाइम पर जो लोकसभा की रहेगी आपकी मेंबर्स की, वो कितनी रहेगी, 552,
552, ठीक है। अभी इस 552 में से 530 जो मेंबर है, 530 मेंबर्स, वो कहाँ से आएंगे? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, मतलब वो चुन कर आएंगे थ्रू इलेक्शन और डिफरेंट स्टेट से, ठीक है। और जो 20 मेंबर्स होंगे, 530 और 20 कितना हो गया? 550 लोग हो गए ना, ठीक है। तो ये जो 20 मेंबर्स है ये होंगे आपके यूनियन टेरिटरीज से, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, इन सभी जगहों से ये 20 मेंबर्स की संख्या होगी, ठीक। और इसमें 2 मेंबर जो थे, ठीक है, क्योंकि 552 है टोटल, तो 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मगर 2020 में, जनवरी 2020 में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनवरी 2020 में, ठीक है, एक अमेंडमेंट आया था, ठीक। कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट बिल आया था, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था। उस बिल का नंबर था 126, 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था ये, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये है बिल की संख्या 126। इसके तहत जो एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीटें थी उनको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये तो बिल का नंबर था 126, तो और अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 104 जो अमेंडमेंट की संख्या है कि 104 जो नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये, ठीक है, दैट इज एक्ट, ये कानून बन गया है 104 नंबर पे, ठीक है, क्लियर। तो अगर जो हम बात करें, ये तो मैक्सिमम वाली बात हो गई कि ये इतनी मैक्सिमम होनी चाहिए, बट प्रेजेंट टाइम पर जो भारत की जो लोकसभा है, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स हैं? 545 आपके प्रेजेंट टाइम पर मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, ठीक है। अब लोकसभा के साथ में ना एक बात आती है राज्यसभा की, RS लिख देता हूँ मैं इसे, राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो मेंबर है, उसके बारे में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, इन सब के बारे में किस आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 80 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें बात करी गई है राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250, 250 की स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा मेंबर्स की, जिसमें से 238 238 मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से, ठीक है। और इसमें से जो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ एरियाज से, ठीक है। बट हम करंट टाइम पे बात करें तो भारत की जो राज्यसभा है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो 245 हैं, और लोकसभा में जो करंट मेंबर हैं वो कितने हैं? 545, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने ही है हमारे। तो इसमें पूछा गया कि द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज लोकेटेड इन, जो हेडक्वार्टर है WHO का वो कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और WHO की जो है, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका पार्ट है? UN का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, दिस इज अ पार्ट ऑफ UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। देखिए जो भी कंट्री UNO की मेंबर होगी वो ऑटोमेटिकली मेंबर होगी किसकी? WHO की, ठीक है। और WHO को जो फंड आता है, पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? जो भी कंट्रीज UNO की मेंबर हैं वो सम अमाउंट जो है वो UNO में डिपॉजिट करती है ईयरली, ठीक है, तो उन्हीं से इनको फंडिंग रेज की जाती है, ठीक है। और करंट टाइम पर जो, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर जो WHO के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वो है डॉक्टर टेड्रोस एंडोनोम ग्यूबेरिस, ठीक है, टेड्रोस ग्यूबेरिस नाम है उनका, जो प्रेजेंट टाइम पर DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, देखिए ये 7 अप्रैल जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी डेट को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है दुनिया भर में, ठीक है। और जो WHO है ये बेसिकली क्या, UN की एजेंसी है, तो इसका मेन काम क्या है? ये काम है इसका मेनली कि ये प्रमोट करेगी और हेल्थ जो प्रमोट करेगी और यूनिवर्सली हेल्थ प्रोवाइड कवरेज करेगी। देखिए जो कंट्रीज रिच हैं, फाइनेंशियली स्टेबल्ड हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी सहायता से जो अंडर डेवलप्ड हैं या जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिकवर किया जाए, उनकी देखभाल करने के लिए ये इसका मेन काम है WHO का। देखिए अभी जो आपका कोविड-19 का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें WHO जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, देशों में फैल रहे हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है,
ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर ऑफ WHO। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सोडियम मेटल, जो सोडियम मेटल है बीइंग हाईली रिएक्टिव, देखिए सोडियम मेटल क्या है, इसकी जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इसको किस चीज़ में या कहाँ रखा जाता है, ठीक है, अल्कोहल के साथ में, केरोसिन, वाटर या पेट्रोल के साथ, तो इसको रखा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरोसिन के साथ रखा जाता है इसे। अब देखिए केरोसिन जो है, केरोसिन जो है रिएक्ट करती है इसके साथ, ठीक, केरोसिन में रखा जाता है इसे, ठीक है। और देखिए जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम को अगर जो ओपन एयर में या किसी और मटेरियल में रखेंगे तो उसमें क्या रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब केरोसिन में रखने की वजह से इसको रखा क्यों जाता है, इसका मेन रीज़न ये है कि जो केरोसिन है इसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ है स्पेशली, एक है लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि जो रिएक्टिविटी है सोडियम मेटल की, ठीक है, अगर जिसको एयर में या वाटर के कांटेक्ट में रखेंगे तो रिएक्टिव होकर वो अदर फॉर्म ऑफ कंपाउंड बना देता है, ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए केरोसिन के साथ में इसे रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे सामने स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमने पहले किया 1 2 और फिर 6 और 7 कर लिया, ठीक है, अभी हम 3 कर रहे हैं, उसके नीचे में है, ठीक। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रास गेट टार्निस्ड इन एयर, ठीक है, टार्निस्ड हो जाता है एयर के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एयर, ठीक है। अब देखिए ब्रास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रास के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं क्या होता क्या है। एक्चुअली ब्रास जो है ये एक तरीके का अलॉय है और ये बनता है कॉपर और आपका जिंक, कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें जो कॉपर की मात्रा है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है, कॉपर की मात्रा हाई रहती है एज कम्पेयर टू जिंक। इन दोनों का मिक्सचर है, बेसिकली अलॉय है जिसे कहते हैं ब्रास, ठीक है। और ब्रास को बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, इसे जो आपका फिटिंग है, प्लम्बिंग है, जिपर्स में या टूल्स में डेफिनेटली यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। जो ब्रास है उसके अंदर जो अटैक होता है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब ये जो ब्रास है इसके साथ में जो ब्रास आपका जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एयर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या निकालता है, ये रिलीज करेगा कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड रिलीज करता है, ठीक है, और साथ में जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड भी रिड्यूस करता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और ब्रास तो आपका था कॉपर और जिंक का, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब इसके साथ मिला ब्रास के साथ में, तो कॉपर सल्फाइड और आपका जिंक सल्फाइड ये दोनों प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों जो कंपाउंड हैं जो प्रोड्यूस हुए निकले हैं, ये ब्रास की जो सरफेस है, ब्रास मतलब ये मटेरियल है, इसके ब्रास की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका टैनिंग, टारिश सॉरी टार टार्निश, इस प्रोसेस को कहते हैं टार्निश, ठीक है। तो वही पूछा गया था, ब्रास गेट टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, ठीक है। और जो ब्रास है उसके बाद अगर ये ब्रास जो आपका ब्रास है ये अगर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में ये क्या बनाता है, कोरोजन का काम करता है, कोरोजन फॉर्म करता है ब्रास के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग, जो वेल्डिंग के अंदर जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है। देखिए वेल्डिंग के अंदर जो गैस यूज करते हैं वो होती है आपकी ऑक्सीजन और एसिटालीन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन क्या काम करती है, ऑक्सीजन काम करती है आपका ऑक्सीडाइजर की तरह, ऑक्सीडाइजर का काम करती है ऑक्सीजन आपकी, ठीक है, वेल्डिंग के अंदर, क्लियर। और जो आपका ये है आपका एसिटाइलिन, एसिटाइलिन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथाइलिन, इथाई सॉरी इथाइन, ठीक है, नॉट इथाइलिन, दैट इज इथाइन, एसिटाइलिन को कहते हैं इथाइन, ठीक है, जो कि यूज की जाती है एज अ गैस इन द वेल्डिंग, जो वेल्डिंग में गैस यूज की जाती है उसमें उसे एज अ इथाइन के नाम से यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर पर एक वर्क करती है, इसका टेम्परेचर होता है 3100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि किसी भी अदर कंबशिबल गैसेस के कंपेरेटिव काफ़ी ज़्यादा
हाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90% ऑफ केसेस ऑफ ग्वाइटर, ग्वाइटर मतलब घेंगा, हिंदी में कहते हैं घेंगा, ठीक है, जो गले में कुछ सूजन टाइप का आपने देखा होगा, बड़ा सा फूल जाता है कुछ लोगों का, तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ये आपको डेफिनेटली आंसर पता होगा मोस्टली, कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से ये देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, सूज जाता है इसके अंदर, वो परमानेंट स्वेलिंग रहती है, ऐसा नहीं कि आपका सूज गया कुछ टाइम के बाद वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो परमानेंटली एक तरीके से स्वेल हो जाता है नेक के अंदर, गले में, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां और होने के चांसेस, जैसे हार्ट की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मेटाबॉलिज्म पे, कई सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है इसकी कमी से, ठीक है, ये होने से, लैक ऑफ आयोडीन। और अगर जो हम बात करें यहाँ पर विटामिन ए की, तो विटामिन ए की वजह से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है विटामिन ए की वजह से। विटामिन सी की बात करें, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, और प्रोटीन की वजह से होता है क्वाशिकोर, क्वाशिकोर, ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा गया है कि उसकी हाइट कितनी है। देखिए, तो जो हाइट है बेसिकली, अगर जो हम ये हाइट की बात करें, तो ये वाली हाइट जो है, टोटल हाइट, टोटल हाइट जो है इसकी, ये है आपकी, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, ये वाला इतना पार्ट भी और ऐड कर लीजिए। ये क्या है इसका, ये फुट एरिया है, फुटिंग एरिया, मतलब जहाँ पर उनके पैर वगैरह हैं, ठीक है, जो एक पेडेस्टल है, ठीक है, जो पेडेस्टल वाला पार्ट है, ये वो वाली हाइट है, और इसकी हाइट जो है ये कितनी है, 58 मीटर की है। और ये वाली जो ऊपर की हाइट है, जो प्रॉपर स्टैचू की हाइट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, इसकी हाइट है 182 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 182 बन रहा है एक्चुअली, ठीक है, अगर जो हम इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं, तो जो हाइट बनती है 240 मीटर की बनती है। इफ इन केस कहीं पूछा जाए आपको कि टोटल हाइट फ्रॉम टॉप टू द पेडेस्टल इंक्लूडिंग, तो कितनी है, 240, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 182 और 58 को ऐड करेंगे तो 240 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 182 मीटर की हाइट है, ठीक। अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी मूर्ति है, ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको जो सरदार का टाइटल है वो कब कहा दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर इन्हें, जो वहाँ की बारदोली सत्याग्रह में जो, जहाँ पर जो विलेज की जो वुमेन्स थी और लेडीज थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। अगर जो कहीं किसी क्वेश्चन में ये बारदोली सत्याग्रह की वुमेन्स का नाम ना आए, तो आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा गांधी जी, तो गांधी जी को आप करेक्ट लगाएंगे ऑप्शन में, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडियन आयरन मैन है, ठीक है। और जो इनकी 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, तो एनिवर्सरी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था इस मूर्ति का, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इसको जो डिज़ाइन किया था, आर्किटेक्चर जो थे इसके, उनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामवी सुतार, रामवी सुतार जो है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्चर हैं, और इसको बनाया किसने है, L&T, लार्सन एंड टर्बो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने इसको बनाया है। और ये कहाँ बना है, सरदार सरोवर डैम के पास में बना हुआ है, नर्मदा रिवर पे, ठीक है, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 182 मीटर हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबल पीस प्राइज के बारे में पूछा गया। नोबल पीस प्राइज 2018 जो है अवार्ड है, ये किसे दिया गया, ये दिया गया था डेनिस मुक्वेज को एंड नडिया मुराद को, ठीक है। तो ये दो लोग हैं जिन्हें नोबल पीस प्राइज जो है 2018 का मिला, ठीक है। तो इसमें जो डेनिस है, इनके बारे में जान लेते हैं। जो डेनिस है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है किस फील्ड में, ये फील्ड था इनका जो बेसिकली वॉर क्राइम हुआ था, ठीक है, वॉर क्राइम के टाइम पे जो सेक्सुअल असॉल्ट हुए, उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये बेसिकली क्या है, फिजिशियन थे, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, फिजिशियन है आपकी। और ये कहाँ से संबंधित है, ठीक है, ये है आपके कॉन्गो से, ठीक है, जो कॉन्गो में वॉर हुई थी, सिविल वॉर हुई थी, वहाँ से संबंधित है ये डेनिस मुक्वेज, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी वॉइस रेज करी कॉन्गो में जो सेक्सुअल असॉल्ट वाले जो क्राइम्स हो रहे थे सिविल वॉर के दौरान, उसके लिए, ठीक है। और ये नडिया मुराद है,
ये खुद एक सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, बेसिकली ये विक्टिम है, ठीक है। और ये कहाँ से है? इस्लामिक स्टेट जो आपका इराक है, ठीक है, इराक, ठीक है, इराक से संबंधित है। और ये खुद एक विक्टिम है। और कहाँ से है? कोको, ये इनका जो विलेज था बेसिकली उसका नाम है कोखो, ठीक है, कोखो विलेज फ्रॉम इराक, ठीक है। और ये जो आपकी नादिया मुराद है, इन्हें चूज किया गया था एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूएन, यूएन गुडविल एम्बेसडर भी चूज किया गया है फॉर द डिग्निटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ठीक है। और हम बात करें अगर जो नोबेल प्राइज पीस प्राइजेस की, तो नोबेल प्राइजेस जो हैं बेसिकली इनकी जो शुरुआत हुई थी ये 1909 से शुरुआत हुई थी। 1901 में ये फर्स्ट टाइम इनिशिएट किए गए थे नोबेल पीस प्राइजेस देना, ठीक है। और इसको शुरुआत हुआ था किसके द्वारा? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, उनके नाम पर ये दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो पीस प्राइज है बेसिकली ये कहाँ कहाँ दिए जाते हैं? ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है, और स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की, ठीक है। इन प्लेसेस पे ये डिफरेंट डिफरेंट पीस नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में। तो जो पीवी सिंधु है, ठीक है, इनका जो पूरा नाम है पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम है पुरसला वेंकटेश सिंधु, पुरसला वेंकटे वेंकटा सॉरी वेंकटा नहीं वेंकटा, हाँ वेंकटा सिंधु, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, फुल नेम है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं हैदराबाद से, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। और ये जो है भारत की पहली फर्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी भारत में। भारत की जो पहली वुमेन है जिन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटनशिप की ट्रॉफी जीती, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया विनर ऑफ BWF। तो BWF क्या है बेसिकली? ये गेम है, टूर्नामेंट है बेसिकली, जो 2018 में खेला गया फाइनल टूर्नामेंट। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका चाइना के अंदर। और चाइना में कहाँ? जिस जगह का नाम है गैंगजोउ, गैंगजोउ नाम की जगह पर चाइना के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पीवी सिंधु ने जो वुमेन सिंगल टाइटल है वो नाम किया अपने जापान की जो खिलाड़ी थी नोजोमी हुकारो, सॉरी उकारो, उकारू, जो नोजोमी उकारू को हराकर, ठीक है। तो ये किस चीज़ की प्लेयर हैं पूछा गया कुल मिला के? तो बैडमिंटन प्लेयर हैं बेसिकली ये, ठीक है। और इन्होंने कई सारे ओलंपिक गेम्स में भी मेडल जीते हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था कहाँ पर? रियो ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक जो 2016 के अंदर हुआ, ठीक है। और फिर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए 2018 में, ठीक है, उसमें भी इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है। और फिर हम बात करें साथ में इन्होंने 2013 में अर्जुन अवार्ड जीता, और पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2015 के अंदर मिला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है आपका, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये इन्हें मिला था 2016 के अंदर, ठीक है। और पद्म भूषण जो अभी रिसेंटली 2020 के अंदर पद्म विभूषण का जो भूषण का अवार्ड है वो भी इन्हें मिल चुका है, ठीक है। तो ये कई सारे अवार्ड्स इन्होंने अभी तक जीते हैं, ठीक है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन है वेजिटेबल विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लावर, ठीक है। ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसका फ्लावर नाम है, ठीक है। ये है आपका ब्रोकली, ब्रोकली, ठीक है। ब्रोकली आपका जैसे आपका वो होता है फूल गोभी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये उसी टाइप का एक वेजिटेबल है बेसिकली। ये क्या होता है? फ्लावर होता है, ये ग्रीन कलर का होता है प्रॉपरली, ठीक है। इसे आपने डेफिनेटली देखा होगा, काफ़ी थोड़ा सा महंगा आता है इन जनरली। और इस प्लांट को कहते हैं फ्लोरेट, फ्लोरेट प्लांट से ये मिलता है, ठीक है। जिस प्लांट में ये होता है बेसिकली, जिस प्लांट में ये आपका ब्रोकली होता है उसे फ्लोरेट कहते हैं। और इसकी जो फैमिली है बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है? उसका नाम है ब्रेसिका केसिया, ब्रेसिका केसिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेर्सिया, ब्रेसिका ओलेर्शिया, ठीक है, जो है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रोकली का, ठीक है। ये एक मैनमेड हाइब्रिड बेसिकली कह लीजिए कॉलीफ्लावर है बेसिकली, जो ह्यूमंस ने मेड किया है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जनरली ज़्यादातर ये आपकी कहाँ उगाई जाती है? चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर और यूएसए के अंदर। ये तीन कंट्रीज जो है मेजरली इस ब्रोकली को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ब्रोकली जो है रिच होती है किस चीज़ में? इसके अंदर विटामिन सी,
और विटामिन के, ये दो विटामिन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। उसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो ब्रोकली के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और जो यहाँ पर पी है और सिलरी है और लेट्यूस है, ठीक है, ये सब क्या है, पी आर द सीड प्लांट्स। पी बेसिकली क्या है, आपका सीड प्लांट है। ठीक है, और पी पॉट्स आर द फ्रूट। पी पॉट्स आपके फ्रूट्स होते हैं। और ये सब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपकी लेग्यूम फैमिली से, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसकी ब्रोकली की जो फैमिली थी उसका नाम था ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसिया फैमिली। ठीक है, समथिंग ब्रेसिकिया आपको कहीं दिखे तो वो आपके ब्रोकली की फैमिली है आपकी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर शोज द सेम वैल्यू। देखिए वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होगी। तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा जो, तो वो होता है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, सी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो होता है, तो अभी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अभी इस फॉर्मूले के साथ में आपको क्या कंडीशन दी है कि सेम वैल्यू होगी कब, किस टेम्परेचर पर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें। तो अगर हम ये मान लें कि एक्स टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये दोनों बराबर होंगे, है ना, तो जहाँ जहाँ एफ लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मान लीजिए एक्स सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स इक्वल्स टू 9/5, यहाँ एक्स प्लस 32। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -40 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस का। ठीक है, तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर की जो वैल्यूज है वो क्या रहेंगी, आपकी सेम रहने वाली है। क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर जो कहीं इस तरीके से आपको पूछा जाए तो। ठीक है, और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3-4 यूनिट्स होती हैं। एक तो आप जानते ही हैं, फ़ारेनहाइट होता है, दूसरा आपका सेल्सियस होता है, और थर्ड आपका केल्विन होता है। ठीक है, और एक वैल्यू होती है रैनकाइन। रैनकाइन जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक और यूनिट रहती है आपकी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉन्स द नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस इन 2015 टू 16। ठीक है, 2015-16 के दौरान में नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता था, तो ये जीता था ईपीएफओ ने। ठीक है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब देखिए इसने जो ईपीएफओ है आपका बेसिकली, है ना, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईपीएफओ। ठीक है, ईपीएफओ ने ये जीता था किस कैटेगरी के अंदर, इनोवेशन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ई गवर्नेंस। ठीक है, जो इनोवेशन यूज़ किए गए टेक्नोलॉजी के टर्म में जो उसके अंदर इतने अवार्ड ये जीता था। और ये अवार्ड जीता था फॉर द यूएन। ठीक है, यूएन क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये अवार्ड जीता गया। और ये तो फर्स्ट प्राइज जीता था इसने। और एक जो दिल्ली पुलिस है आपकी, दिल्ली पुलिस ने भी एक अवार्ड जीता था इसी कैटेगरी में, सिल्वर अवार्ड जीता था। किसके लिए जीता था, लॉस्ट रिपोर्ट एप्लीकेशन के लिए दिल्ली पुलिस ने ये आपका सिल्वर मेडल इस फील्ड में जीता था। ठीक है, और अगर जो हम बात करें ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब देखिए स्टैट्यूटरी और अनस्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि संवैधानिक और असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब गैर कानूनी नहीं है, बट वो लीगल बॉडी है समथिंग। ठीक है, तो मतलब जो संविधान में किसी बॉडी के बारे में, किसी संस्था के बारे में दिया गया है, वो आपकी क्या कहलाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसके जो के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है आपका प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, जो बेसिकली आपका पेंशन स्कीम, फंड और कई सारी इंश्योरेंस स्कीम पर रेगुलेट और काम करने का करती है। ठीक है, और ये जो यूएन है, यूएन क्या था हमारा, ये था आपका वही जिसे हम कह रहे थे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोग्राम। ठीक है, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, कब, 2014 में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने 2015-16 के अंदर नेशनल अवार्ड्स ऑन ई गवर्नेंस के अंदर
ई शासन, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ई शासन जो मतलब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर अवार्ड जीता था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इन कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के अंदर यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और इस चीज़ की जो खोज की थी एक्चुअली, वो खोज की थी जॉन हेनरी ने, जॉन हेनले ने। ठीक है, जॉन हेनले ने 1932 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी, फाइंडिंग की थी यूपीएस की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाफिंग गैस इज केमिकली। लाफिंग गैस को केमिकली हम क्या कहते हैं, वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को केमिकल फॉर्मूला हम बात करें N2O। ठीक है, तो N2O के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +1 में। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रहती है आपकी -2 के साथ में। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली क्या है, आपकी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, जिसे हम लाफिंग गैस के कहते हैं। और इसको जो वर्ड किया था लाफिंग गैस, जिसने बोला था, कहा था कि ये लाफिंग गैस है, वो कौन थे, हेम्फ्री हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी ने कहा था कि ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है इज अ लाफिंग गैस। ठीक है, अब ये एक्चुअली लाफिंग गैस का काम करती कैसे है, देखिए जब भी कोई भी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल करता है, तो इनहेल करने से क्या होता है, ये रिलीज करती है डोपामाइन, सॉरी जस्ट मिनट, डोपामाइन, डोपामाइन रिलीज करती है। और डोपामाइन रिलीज होने से, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर यूफोरिया, यूफोरिया फॉर्म होता है। ठीक है, यूफोरिया फॉर्म होने की वजह से जो है हम कंटिन्यूसली लाफ करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपका ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है आपकी। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में इफेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो 298 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइम्स जो है मोर इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना इफेक्ट देती है उसे 300 गुना, अप्रॉक्सीमेटली 300 गुना ज़्यादा इफेक्ट रहती है इन द ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, फिर देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अभी भी आगे करेंगे क्योंकि इसके कुछ ऑप्शंस नीचे हो रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब जो है क्रिएट्स डिवास्टिंग एक्सप्लोजन बिकॉज, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है बेसिकली इसमें ये पूछा गया किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए जो करेक्ट प्रिंसिपल रहेगा यहाँ पर, तो इसके लिए अगर जो हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो रहना चाहिए मेरे ख्याल से वो होगा आपका न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों की वजह से है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, ज़्यादा धमाका होगा हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब को अगर जो हम दूसरा बात करें तो उसको फ्यूजन बॉम्ब, सॉरी फ्यूजन, हाँ सॉरी फ्यूजन बॉम्ब, फ्यूजन फ्यूजन बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब को। और थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब को उनके नाम से भी जाना जाता है, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब को। इसके दो नाम है, हाइड्रोजन बॉम्ब, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब और फ्यूजन बॉम्ब। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस, मोर हाईली डेंजरस एज कम्पेयर टू द एटॉमिक बॉम्ब। क्योंकि देखिए एटॉमिक बॉम्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन स्पेसिफिक देखने को मिलती है, उसके अंदर सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलता है। बट जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सप्लोजिव और ज़्यादा डेंजरस रहती है आपकी। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोजन बॉम्ब। क्लियर। तो इसका जो हम प्रिंसिपल की बात करें, कभी पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए प्रिंसिपल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, नॉट अ फिजन, फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम जो है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो फ्यूज किए जाते हैं बॉम्ब के अंदर। ठीक है, और जो आपका फिजन वाला पार्ट है, फिजन के अंदर जो बड़ा मॉलिक्यूल है, मतलब वो क्या होता है छोटे पार्ट्स में, जो बड़ा बड़ी बड़ी चीज़ है वो क्या स्प्लिट हो गई, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वो काम होता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन बोथ आर इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉम्ब टू क्रिएट डेवास्टिंग एक्सप्लोजन। डेवास्टिंग मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करना हो उस केस में, या एक्सप्लोजन होगा उस केस में। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली पूछा गया है इसमें किसके बारे में, जीका वायरस के बारे में। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में जिस टाइम हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पर हमारे पास सबसे बड़ा आज की डेट में एक टास्क है, चैलेंज है किसका, कोविड, कोविड वायरस का, कोविड कोरोना वायरस का। ठीक है, तो ये उसी तरीके का एक वायरस है जीका वायरस। तो जीका वायरस के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है, देखिए
जीका वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ब्राज़ील, नहीं, ये एक्चुअली ब्राज़ील से नहीं, ये आपका स्टार्ट हुआ था आई थिंक युगांडा में, ठीक है, युगांडा, जो युगांडा देश है वहाँ पे शुरू हुआ था ये, बिल्कुल ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था? युगांडा में 1947 में, जिस टाइम हमें आज़ादी मिली थी उसी ड्यूरेशन में ये युगांडा में शुरू हुआ था। और ये शुरू हुआ था सबसे पहले एक मोंकी के अंदर, बंदर के अंदर ये वायरस देखा गया था, ठीक है, क्लियर। और बंदर के बाद फिर ये ह्यूमंस में ये फैला 1952 के अंदर, 1952 के अंदर ये ह्यूमंस में स्प्रेड हुआ, कहाँ पर? ये तंजानिया नाम की जो जगह है वहाँ पर, ठीक है। शुरू हुआ युगांडा में और लगभग 5 साल बाद ये आपका तंजानिया पहुँच गया। उसके बाद जो जीका वायरस है ये कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, आपका पोलिनेशिया, ब्राज़ील, इन सब जगह पहुंचा, ठीक है। बट ये ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये पहुंचा था, ब्राज़ील में आया था ये वायरस, फैला था, बट यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें, वैक्सीनेशन इज द ओनली मेथड ऑफ द प्रोटेक्शन। देखिए वैक्सीनेशन अभी तक जो है जीका वायरस की कोई वैक्सीनेशन बनी नहीं है बेसिकली, ठीक है, कि जो जीका वायरस से आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा कि वैक्सीनेशन ही प्रोटेक्शन के लिए आपका बेस्ट रहेगा, बट इसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन है, आप प्रिकॉशन रखो ताकि आप जो जिन कारणों से मच्छरों के, मॉस्किटो जो होते हैं जिनके की वजह से जीका वायरस स्प्रेड होता है बेसिकली, उनसे आप बच कर रहें, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट वैक्सीनेशन अभी प्रेजेंट टाइम पर कोई अवेलेबल नहीं है टिल नाउ। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल बर्थ फेट ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है। अभी देखिए ये क्या होता है, जो जीका वायरस है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, मदर्स होती हैं, उनके जो बॉडी के अंदर जब ये जाता है, ठीक, तो जो कॉन्जिटाइल न्यूरोफोलॉजिकल डिफेक्ट होता है, ठीक है, जो फर्टस बेसिकली, जो बच्चा गर्भ में जन्म मतलब बढ़ रहा होता है, पल रहा होता है, उसके अंदर एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट की क्रिएशन कर देता है जीका वायरस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सॉरी, जो ऑप्शन 3 है ये तो करेक्ट हो गया आपका, सही है, कि जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट के देखने को मिलता है किसके अंदर, बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों किससे रिलेटेड तो है ये आपका जीका वायरस। इट इज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड चिकन, नहीं, ये इन्फेक्टेड चिकन से नहीं है बेसिकली, किसके, जो आपका मॉस्किटोज है बेसिकली, ठीक है, जो एडीज मॉस्किटोज होती है, एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस नाम की जो मॉस्किटो से, बेसिकली मॉस्किटो बाइट से ये स्प्रेड होता है वायरस आपका, ना कि चिकन से। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हो गई आपको पर्टिकुलर जीका वायरस से रिलेटेड, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु इज अपॉइंटेड ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्टर ऑफ इसरो, एक्चुअली करंट अफेयर का है, पुराना क्वेश्चन हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसे देख लेते हैं क्योंकि मे भी पूछा जा सकता है कभी। तो वो थे मइलिस स्वामी अन्नादुरई, ठीक है, वो कौन थे, मइलिस स्वामी अन्नादुरई, ये डॉक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर नाम सुलाई अन्नामुदुरई, ठीक है, अन्नामो सॉरी अन्नादुरई, सो नॉट अन्नामुदुरई, अन्नादुरई, ठीक है, डॉक्टर अन्नादुरई इज द डायरेक्टर ऑफ इसरो सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु, ठीक है। और ही इज ऑल्सो नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो आपका चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1 का जो प्रोजेक्ट था उसको डायरेक्ट करने वाले भी यही साइंटिस्ट थे, ठीक है। और जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था उसके प्रोग्राम डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। और कई सारे इनसेट सीरीज में भी इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है, जो आपके इनसेट जो नेविगेशन सैटेलाइट से उनको लॉन्च करने में, ठीक है। करेंटली ही इज़ द बेसिकली करंट टाइम पर जो ये आपके अन्नादुरई हैं, डॉक्टर अन्नादुरई, ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके वाइस प्रेसिडेंट है तमिलनाडु स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और इसरो सैटेलाइट सेंटर जो है बेसिकली ये वाला इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसको स्थापना हुई थी 1972 के अंदर। इसका जो नया नाम है, मतलब इसको न्यू नेम किया गया रामचंद्र राव के नाम पर, रामचंद्र राव स्पेस सेंटर नाम रखा गया। और रामचंद्र राव कौन है, ये देखिए, ये
यू रामचंद्र राव, यू रामचंद्र राव जो है उडुपी, डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव, ठीक है, ये फॉर्मर चेयरमैन है किसके, इसरो के, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया ये सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्ना दुराई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम बट वी हैव टू डिस्कस एटलीस्ट वंस। तो द फर्स्ट एवर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 2014-15 के दौरान वो कौन थे, री सू योंग, री सू योंग जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे नॉर्थ कोरिया के, जो भारत आए थे पहली बार, ठीक है, आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल बाद ये भारत आए थे 2014-15 के टाइम में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट चीफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। देखिए जब ये पेपर आया था 2018 के अंदर, तो उस टाइम पर की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कोच जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के वो कौन है, रवि शास्त्री, रवि शास्त्री है, ठीक है, क्लियर। और हम बात करें इसमें जो आपका नाम दिया हुआ है कपिल देव, ठीक है, तो कपिल देव जो है ये इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच रहे थे ये 1999 से लेके 2000 के बीच में, और उसके बाद 2008 से लेके 2008 से 11 तक के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 के अंदर, ठीक है, उस दौरान भी ये कपिल देव जो है भारतीय क्रिकेट टीम के, नहीं इस टाइम पर कपिल देव नहीं थे, सॉरी इस टाइम पर कपिल देव नहीं थे 2008 से 11, इस टाइम पर गैरी क्रिस्टियन, गैरी क्रिस्टिन, गैरी क्रिस्टिन थे इंडियन क्रिकेट टीम के कोच, ठीक है। सुनील गावस्कर जो है वो कभी क्रिकेट टीम के कोच नहीं बने, कभी भी कोच नहीं बने, रवि शास्त्री जो है वो तो, और जो क्वेश्चन था करेक्ट आंसर रवि शास्त्री, रवि शास्त्री जो है वो 2021 तक क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर को, इन बैंकिंग द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, ठीक है, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो है करेक्ट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। अब आरटीजीएस देखिए जो आज की डेट में हम सब डिजिटल पेमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें जो आरटीजीएस सर्विस है इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम आप आरटीजीएस में कितना अमाउंट सेंड करते हैं, 2 लाख, मिनिमम 2 लाख, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप भेज सकते हैं, ठीक है, तो मिनिमम आप 2 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्विस जो है वो ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन ट्रांसफ़र जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इस तरीके से भी अवेलेबल है, और साथ में आपका ऑफलाइन कि आप बैंक में जाकर ऑफिशियली, मतलब बैंक में जाकर फिजिकली प्रेजेंट होकर भी इस सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन वॉज स्टार्टेड ऑन, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये कब शुरू किया गया, ये शुरू किया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, आई थिंक 26 को मोदी गवर्नमेंट ने शपथ ली थी, ठीक है, एज अ मंत्रिमंडल में, एज अ पीएम की, तो उसके बाद जो फर्स्ट टर्म आया था गांधी जयंती का 2 अक्टूबर को 2014 के दौरान, तो उस दिन पीएम मोदी ने अनाउंस किया था स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोग्राम है, और इसमें जो है कई एक चीज़ थी कि जो एक नई बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लियर। तो स्वच्छ भारत मिशन कब से था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर है वो कौन है, ये सभी को पता होगा, किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन पुलिस ऑफिसर, एंड शी हैज़ स्टार्टेड सर्विंग फ्रॉम 1975 से, 1975 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, ठीक है, और ये सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, फॉर्मर टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं, और प्रेजेंटली जो है ये पौंडीचेरी की क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए पौंडीचेरी क्या है आपका, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्यों, क्योंकि देखिए पौंडीचेरी आपका यूनियन टेरिटरी है आपकी, ठीक है, तो पौंडीचेरी के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किरण बेदी, ठीक है। और इसमें जो एक नाम दिया हुआ है ईशा बसंत जोशी, ईशा बसंत जोशी, ये जो है फर्स्ट आईएएस, ठीक है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑथर रह चुकी हैं, ठीक है,
किस टाइम पर? ब्रिटिश इंडिया में, जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, उस ड्यूरेशन में ये पहली भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर बनी थी, ईशा बसंत जोशी, ठीक है। और यहाँ पर नाम है अन्ना जॉर्जियो, अन्ना जॉर्जिया, ठीक है। शी वॉज देन ऑल्सो एन फर्स्ट आईएएस ऑफिसर आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1951 में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली वुमेन आईएएस ऑफिसर थी अन्ना जॉर्जिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये नाम है मैरिन जोसेफ। मैरिन जोसेफ जो है ये पहली आईपीएस ऑफिसर नहीं है इंडिया की, ये स्टेट की, केरला स्टेट की, जो केरला स्टेट है, केरला स्टेट की पहली महिला पुलिस अधिकारी जो पुलिस सर्विस में काम किया है, ये वो थी, ठीक है। और करंट टाइम पर ये पुलिस कमिश्नर है कहाँ पर? कोल्लाम में, कोल्लाम केरला के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जरा स्क्रीन कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन विच कंट्री सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 603 किलोमीटर पर आवर। देखिए 603 किलोमीटर पर आवर को अगर जो हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो वो कितना होता है? 374 माइल्स पर आवर की जो स्पीड होती है वो होती है, ठीक है, 374 माइल्स पर आवर और 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो ये किया है जापान ने, ठीक है। देखिए ऐसे काम जापानी कर सकता है जनरली, ठीक है, करता ही है। तो इसमें क्या है, जापानीज जो ट्रैक है बेसिकली, ठीक है, इसने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले जो इन्होंने हाई स्पीड ट्रेन रन की थी, वो रन की थी इन्होंने जापान ने, आई थिंक 590 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन मूव कराई थी, ठीक है। इन्होंने ये भी जापान ने किया है। और जापान ने अभी जो है जब ये करंट अफेयर का टाइम 2018 के आसपास में 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन को मूव किया है, रन किया है। तो इसमें क्या, जो ट्रैक है बेसिकली, ट्रैक में क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो ट्रैक से ऊपर उठ गई, लिफ्ट हो गई, ठीक है। और लिफ्ट होने के बाद फिर वो मूव करी है विदाउट टचिंग द ट्रैक, ठीक है, इन द एयर, स्पेसिफिकली थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठने के बाद। और ये कहाँ देखने को, ये टेस्ट कहाँ पर किया गया है? जापान के अंदर। ये एक जगह है माउंट फूजी नाम की जगह पर ये टेस्ट ट्रायल किया गया है, ठीक है। और ये जो ट्रैक है बेसिकली ये कहाँ पर आता है, किस जोन में आता है? जापान के सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। सेंट्रल जापान रेलवे जोन जो है इसका उसका पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है। और जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सर्विस जो इंट्रोड्यूस की जाएगी 2027 तक ये पब्लिक के लिए चालू की जाएगी। और कहाँ से कहाँ तक? टोक्यो जो कैपिटल है जापान की, वहाँ से लेके सेंटर सिटी ऑफ नोगाया जो सेंटर सिटी है वहाँ तक ये स्पीड मतलब ट्रेन को चालू किया जाएगा, ठीक है। और इस ट्रेन के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है बेसिकली टोक्यो टू नोगाया, इसके डिस्टेंस लगभग 280 किलोमीटर का है। और ये 280 किलोमीटर ये अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स में कवर करेगी ये ट्रेन, ठीक है। लेस देन जो करंट टाइम पर इसको टाइम लगता है लगभग 80 मिनट्स के आसपास, ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास का जो टाइम लगता है उसको और कम कर देगी, हाफ कर देगी अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है जापान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुपरसोनिक जेट प्लेन फ्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स हैं ये बेसिकली आपकी 30,000 टू 40,000 फीट की हाइट पर मूव करते हैं, ठीक है, अबव द 40,000, ठीक है, क्योंकि ये सुपरसोनिक है आपके। तो ये आपके कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ये बेसिकली मूव करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। फिर हम बात करें द कंजप्शन ऑफ वाटर विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक लीड्स टू। जो आर्सेनिक है उसकी, अगर जो आर्सेनिक की मात्रा आपके वाटर के अंदर बढ़ जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी देखने को मिलती है, ये पूछा गया है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है ब्लैक फुट डिजीज आपको देखने को मिलता है आर्सेनिक की अधिक मात्रा होने की वजह से, ठीक है, पानी के अंदर। और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और उसे कहते हैं गैंग्रेन। ये आपने नाम सुना होगा, गैंग्रेन, ठीक है। गैंग्रेन नाम की जो बीमारी है वो इसी की वजह से होती है, आर्सेनिक की मात्रा अगर जो बढ़ जाती है उसकी वजह से, ठीक। इस तरीके की जो डिजीज़ है बेसिकली मोस्टली आपको देखने को मिली ताइवान,
जो ताइवान का इलाका है या चाइना का जो पार्ट है बेसिकली वहाँ पर देखने को मिली है। बाकी जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पर वर्ल्ड है, जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट ताइवान और चाइना ये बीमारी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए मीनामाटा डिजीज, जो मीनामाटा डिजीज है बेसिकली ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। ठीक है, किसका न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है आपका बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर वीकनेस या डैमेज ऑफ हियरिंग, स्पीच, नैरोइंग ऑफ फील्ड इन द विजन, ये सब कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्लू बेबी डिजीज जो है बेसिकली, ब्लू बेबी डिजीज जो है स्किन जो टर्म जो स्किन है आपकी बेसिकली वो थोड़ी सी ब्लूइश हो जाती है, ब्लू कलर की देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन उसकी मात्रा है काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन जो है ब्लूइश कलर में देखने को मिलती है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बेबी बॉडी। ठीक है, जो बच्चे की बॉडी के अंदर उसके, क्यों देखिए नाम ही बता रहे ब्लू बेबी, बच्चों के अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। फिर है इटाई इटाई डिजीज, जो इटाई इटाई डिजीज है बेसिकली ये कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। कैडमियम पॉइजनिंग, कैडमियम की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके का जो पहला केस है इटाई इटाई डिजीज का, ये 1912 के अंदर सबसे पहले देखने को मिला था जापान के अंदर। ठीक है, जापान के अंदर इस तरीके की पहली बीमारी देखने को मिली थी 1912 में। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका कहा गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, हाँ, ब्लैक फुट डिजीज इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द लेड, एक्सेस ऑफ लेड इन द वाटर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 14th, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था जापान वाला। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं 14th यूनाइटेड नेशन कांग्रेस द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस विल बी हेल्ड इन, इतना कहाँ पर, तो 14वीं जो 14th मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन कांग्रेस की क्राइम प्रिवेंशन पे, ये कहाँ पर देखने को मिली, ये हुई थी कोयोटो जापान के अंदर। ठीक है, कोयोटो जापान के अंदर, इसे एक और नाम से जाना जाता है, कोयोटो कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है इस पर्टिकुलर मीटिंग को, कोयोटो कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से। ठीक है, जापान के अंदर ये हुई आपकी 14वीं। ठीक है, और ये कब, डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कई बार, 20 अप्रैल से लेकर आपका 27 अप्रैल 2020 तक ये आपकी देखने को मिली आपको। ठीक है, और ये हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर के इंटरवल पर ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, और जो इससे पहले की जो 13 है, ये तो 14वीं है, 13th जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ हुई थी, कतर के अंदर, कतर। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा, दोहा के अंदर ये आपकी 13th जो मीटिंग है वो हुई थी। ठीक है, और इसकी जो इससे पहले देखिए कतर में तो हो चुकी 13th, ये तो आपकी 14वीं हो गई। उससे पहले जो जापान के अंदर जो आपका टोक्यो कैपिटल है, टोक्यो, ठीक है, नहीं नॉट टोक्यो, कोयोटो में ही जो फोर्थ मीटिंग भी आपकी कोयोटो जापान के अंदर ही देखने को मिली। और ये इस बार जो 14th मीटिंग हुई है ये उसकी 50वीं वर्षगांठ है, 50th एनिवर्सरी जो है मनाई गई, जिसे होस्ट किया था जापान ने। ठीक है, और जापान के अंदर जो है 2020 में आपके कौन से ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स भी खेले गए हैं। ठीक है, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हुए थे, जो 2021 में हुए हैं आपके। ठीक है, फाइनली कोविड की वजह से 20 में क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गए, तो 21 में जो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के गेम्स है वो कंडक्ट किए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपका 27 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं द फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंटिंग फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। वो कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया के अंदर, फुल्ली ऑर्गेनिक प्रैक्टिस, वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गई है। ये कब अनाउंस हुआ था, 2016 के अंदर ये बन गई थी आपकी फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, जिसके अंदर 75,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, और इसको अवार्ड मिला है यूएन, ऑस्कर मिला है फॉर द बेस्ट पॉलिसी, ऑस्कर फॉर द बेस्ट पॉलिसी का भी अवार्ड मिल चुका है सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक, गंगटोक। ठीक है, गंगटोक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस इज, देखिए ओजोन को डिप्लीट करने के लिए जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है उनमें से जैसे ग्रीन हाउस, बेसिकली कौन सी है वो, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ओजोन को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपका होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और आपका सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब क्या है, नॉक्स, ये सब क्या है, गैसेस हैं आपकी ओजोन को डिप्लीट करने के लिए गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए यहाँ पर जो कौन सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर यह है ऑप्शन के हिसाब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इज द मेन कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये निकलती कहाँ से, मतलब एक्चुअली आती कहाँ से, ये आती है आपके केमिकल से, बेसिकली केमिकल से, फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ से निकलती है, फिर सॉल्वेंट प्रोपेलेंट से आपको देखने को मिलती है, सॉल्वेंट प्रोपेलेंट से निकलती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यूवी रेज, जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनसे बचाने में हेल्प करती है कौन, ओजोन लेयर, जिसको डिप्लीट होती जा रही है अभी ये। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ओजोन से रिलेटेड, जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और ये साइन हुआ था आपका 1987 में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस एलिमेंट के अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है सिल्वर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद सिल्वर के बाद, ये तो सिल्वर हो गया फर्स्ट रैंक पे, इसके बाद आती है सेकंड कॉपर में, कॉपर के बाद हम बात करें तो जो आपका गोल्ड है थर्ड रैंक पे, गोल्ड। ठीक है, और जर्मेनियम, ये क्या है आपका, ये है आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अगर जो हम वैल्यूज़ की बात करें तो गोल्ड के अंदर, जो सिल्वर है इसके अंदर आपकी होती है 6.3, जस्ट 6.3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और कॉपर के अंदर होती है आपकी 5.96 इंटू 10⁻⁷ की वैल्यू, और गोल्ड में जो होती है 4.41, सॉरी नॉट 41, 4.11 इंटू 10⁻10। ठीक है, और जर्मेनियम में सबसे कम होती है आपकी 2.17। ठीक है, 17 की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। देखिए सबसे पहले ज़्यादा किसकी हो गई, आपकी सिल्वर की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है,